नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो पब्लिक एजेंडा में हर रोज हम उन तमाम मुद्दों को उठाते जो जनता से जुड़े हुए होते, जो जनता की परेशानी होती है, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं और जिम्मेदारों से सवाल पूछते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन समस्याओं का हल कैसे निकलेगा। और आज भी पब्लिक एजेंडा में अहम मुद्दा हम लेकर आए हैं महंगाई का, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी, किराना तेल, दूध, सभी के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जनता परेशान है, सभी परेशान है कि कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे और फिर क्या बचाएंगे। और किराने की बात की जाए तो किराने के दाम भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बजट जो है गृहिणियों का वो भी बिगड़ा हुआ है और इसी पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं सुमित ओरछा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिथुन अहिरवार जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई है भावना शुक्ला जी इंदौर से, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या कमाए, क्या खाए, क्या बचाए। सरकार की आगे क्या प्लानिंग है, क्या नीति है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़ रही थी, उसको नियंत्रण किया था। और कांग्रेस के लोग ही ये सब लोग कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम हो गए, तो मोदी जी तो भाग्य से वो पेट्रोल के दाम कम हो गए, इसलिए ये सब विषय भी राजनीति के गलियारों में ये बातें भी आई थी। तो बहुत पिछले कार्यकाल में तो महंगाई एक तरह से नियंत्रित रही। और इस बार जो कोविड की चुनौतियों के कारण जो कुछ हमारा अर्थतंत्र थोड़ा सा प्रभावित हुआ, तो चीजें नियंत्रित करने में कुछ समस्याएं आई सरकार के सामने। कुछ चीजों के दाम बढ़े, लेकिन सरकार ने उन्हें अपनी सजगता से नियंत्रित कर लिया और नियंत्रित कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर के जहां तक बात आती है, तो इस मामले में सरकार का स्पष्ट एक नीति है। नीति क्या है कि सरकार को अपनी एनर्जी जो सोर्स है उसको एक शिफ्ट देना है। सरकार ने देश की जनता से वायदा किया है कि हम आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी पर देश को और सोलर एनर्जी पर देश को एक प्रभावी महाशक्ति बना करके सामने रखेंगे। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे बजट के प्रावधान किए हैं। तो जब आप पेट्रोल डीजल पर चिंतन करेंगे तो आपको ये भी सामने रखना पड़ेगा कि सरकार इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना रही है, सरकार सोलर पैनल्स पर, सोलर इक्विपमेंट्स पर बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, सरकार जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को सस्ता कर रही है, सरकार जो है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी पर शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। वहां पर सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है सब्सिडाइज कर रही है। तो भारत की एनर्जी का जो सोर्स है उसको एक शिफ्ट देना है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा पर हमें, भारत के पास अक्षय ऊर्जा बहुत है, सौर ऊर्जा बहुत है, और उसका उपयोग भारत के विकास में कैसे कर पाए, इसके लिए वर्तमान व्यवस्था से थोड़ा हमें स्केपिंग करनी है। और उसके तहत सरकार एक तरफ इधर से सब्सिडी का या टैक्स छूट का जो है सेगमेंट कम कर रही है, तो दूसरी तरफ बढ़ा रही है। लेकिन एक बार सोच करके देखे कि जब भारत इस अवस्था को प्राप्त कर लेगा, जब हमारी सारी ऊर्जा की जरूरतें सोलर ऊर्जा पर और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर डिपेंड हो जाएंगी, उस समय भारत से बड़ी महाशक्ति कौन होगा? क्योंकि हथियारों के बाद, आर्म्स के बाद सबसे ज्यादा जो बड़ा खर्च सरकार का होता है वह पेट्रोल डीजल पर होता है। तो सरकार एक बड़ा योजनाबद्ध तरीके से जो देश की जनता से वायदा किया है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जमीनी स्तर पर सुमित जी आने के लिए तो समय लगेगा ना। अभी तो परेशान है ना जनता। तो एक तरफ तो कोरोना की मार तो पड़ी है, लॉकडाउन में सभी घर पे रहे, जो सेविंग्स थी वो खत्म हो चुकी है। अब जब बाहर निकल रहे हैं, अनलॉक हुआ है, तो उनके हाथों में कुछ नहीं है। पेट्रोल के अनलॉक होते ही पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, ऑफिस शुरू हुए हैं अभी ही। आप इसको अनुपातिक ढंग से देखेंगी तो 31 रुपए 2014 में, 2004 में अटल जी की सरकार में, आज इंडिया टुडे ने इस पर पूरी एक समरी छापी है, मैं आपको कोड करना चाहता हूँ जी। 2014 में जो है पेट्रोल के दाम 31 रुपए थे जब मनमोहन सिंह जी आए थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब 77 रुपए थे। अब आप देखिए कि 77 रुपए से जो 7 वर्षों की यह यात्रा है कहाँ तक पहुंची, उसका रेशियो निकालेंगे। और जो मनमोहन सिंह जी जो तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, आज जिन पर कांग्रेस
जो है आयता तौबा मचा रही है, और वो भी तब जबकि इन्होंने इस एनर्जी जो मैंने आपको जिस शिफ्टिंग की बात की है एनर्जी सोर्स पर, उस शिफ्टिंग का सरकार की कोई नीति नहीं थी। अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर जो कुछ अर्न भी करती है तो वह जनता के वेलफेयर पर भी खर्च करती है। जनता के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 10 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाते थे, हम 33 किलोमीटर और 40 किलोमीटर तक प्रतिदिन सड़क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमारे जो सरकार पैसा लेती है, सरकार टैक्सेशन से ही चलती है, लेकिन सरकार उसको डिलीवर भी कर रही है, ये भी देश की जनता देख रही है, समझ रही है, जान रही है। इसलिए यह सब चीजें अनुपातिक ढंग से कंट्रोल में है। अभी जो तस्वीरें आ रही है वो तो उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि देश की जनता परेशान है बढ़ती महंगाई से। मिथुन जी, प्रश्न और बहुत धन्यवाद आपका। जब उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए हमारी जो सरकारें हैं उनका एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ चुका है, आपने हिम्मत की, आपका साधुवाद देना चाहूंगा कि देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब ये विपक्ष में रहा करते थे तो महंगाई की मार हो रही थी, और अब इनके पास ये एक जनता को ये विकल्प देना चाहते हैं कि अब अगर इनकी सरकार रहते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आप सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो जाइए साहब, दाम तो कम नहीं होंगे। एलपीजी के दाम कम नहीं होंगे, आप चूल्हे पर शिफ्ट हो जाइए। आपके जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं होंगे, आप पानी में खाना बना लीजिए। ये बहुत अच्छा एक विकल्प लेकर के आई है हमारी सरकार। इनके मंत्री ने भी, इनके छत्तीसगढ़ के नेता ने भी कहा है कि लोग खाना पीना कम कर दें। इनके मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी ने कहा है कि लोग साइकिल चलाना शुरू कर दें। मुझे लगता है वो एक तंज था शिवराज जी के ऊपर, क्योंकि 55 रुपए जब पेट्रोल का दाम था तब वे साइकिल चलाया करते थे, आज 115 हो चुका है, अब वे साइकिल उनकी नजर नहीं आ रही। बात दरअसल ये है कि जब से ये सरकार आई है हर चीज के दाम बढ़े हैं। ये बहुत हुई महंगाई की मार कह करके जरूर आए थे, और वो जो मैडम जो अपना सिलेंडर सामने रख करके प्रदर्शन करा करती थी, कल ही उनके पोर्टफोलियो में एलिवेशन हुआ। आज उनके मुख से भी पेट्रोल डीजल या एलपीजी के दाम को लेकर के कोई बात निकलती नहीं है। बात दरअसल ये है, इस सरकार का एक ही एजेंडा है, वो है क्रोनी कैपिटलिज्म। जम के पैसा कमाइए, जम के भ्रष्टाचार करिए, जम के अपने उद्योगपति मित्रों का लोन माफ करिए, बस जनता तक जो आप राहत पहुंचा सकते हैं वो मत पहुंचाइए। हमारे साथी ने कहा हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। कौन सा काम, कैसा काम साहब? कोविड से बड़ा पैंडेमिक पूरी दुनिया में नहीं आया। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह दिया कि 16,000 करोड़ रुपए हमारे पास जनता को देने के लिए नहीं है, 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति ये लोग दे नहीं सकते, और 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनके पास पैसे, वो भी तब जब जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन इस बार अप्रैल में हुआ है, वो भी तब जब इनकम टैक्स से ज्यादा पैसे इस सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाए हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने शराब से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो पेट्रोल डीजल के दामों से कमाया। पैसे की हर जगह से इन पर बौछार हो रही है, लेकिन जनता तक उसकी कुछ बूंदे पहुंचाने में इनका खून जलता है। ये वही सरकार है जिसने वादा किया था जनता को हम महंगाई से राहत देंगे। जब महंगाई से राहत की बात होती है तो कहते हैं साहब सोलर एनर्जी आप पकड़ लो, आप साइकिल चलाना शुरू कर दो, आप देशद्रोही हो, आप राष्ट्रद्रोही हो, आप विकास नहीं होने देना चाहते। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके सारे पैमानों पर आपकी सरकार हर जगह सारे पैरामीटर्स पर डाउन हुई है। ये जो इकोनॉमी को लेकर के आप कह रहे हैं ना कि इकोनॉमी साहब कोरोना में कम हो गई, कोरोना के 9 महीने पहले से हम लोग डिबेट करते रहे हैं कि उस समय पार्ले जी का बिस्किट खरीदने के लोगों के पास पैसे नहीं थे। जीडीपी आज -7.3% पर है। आप मनमोहन सिंह जी से तुलना करने चले जिनके समय 9 तक हमने जीडीपी को पहुंचाया था। सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आपने बंद कर दी। खाने का तेल आप ही की सरकार में 70 रुपए हुआ करता था चुनाव के पहले, चुनाव के बाद 200 रुपए पहुंच गया है। सरसों का तेल गरीब खाना बंद कर चुके हैं। फलों के जो दो दाम है वो मिडिल क्लास ने खाना बंद कर दिया क्योंकि वो फल नहीं खरीद सकते। ये देश में पहली बार हुआ, 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन्होंने करके दिखाया कि आज मिडिल क्लास का व्यक्ति फल नहीं खरीद सकता क्योंकि फल उसकी रीत से बाहर है। कौन सी ऐसी चीज है, केरोसिन का तेल हो चाहे वो डीजल हो, हर चीज के इन्होंने दाम बढ़ाए हैं। बस जनता जो है, जनता को अगर जनता की तरफ से सवाल आता है, इनका एक मुश्त जवाब है सोलर एनर्जी आप पकड़ लीजिए, हम तो दाम कम नहीं करने वाले। कौन सा अनुपात है? अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से आप गिनाते आ रहे हैं। आपने जिस समय हमारी सरकार थी उस समय बोला था कि 35 रुपए में हम लोग पेट्रोल डीजल बेचेंगे, तो बताइए आप अपनी बात पर क्यों कायम नहीं है? आपने कहा था हम लोग काला धन विदेशों से लेकर के आएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। छोड़िए 15 लाख रुपए देना, उतने की जो सब्सिडी है कम से कम वो आप इन प्रोडक्ट्स पे दे देते। गैस सिलेंडर की आपने सब्सिडी क्यों बंद कर दी? पेट्रोल डीजल पर आपने एक्साइज का बढ़ा दी। आपको जानकर के हैरत होगी कि जिस समय पूरी दुनिया में ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो 0
ऊपर आ गए थे, माइनस में चले गए थे। उस समय हमारी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उस समय जो राहत दी जा सकती थी वो भी इन्होंने नहीं दी। तो इनके दांत में खून लग चुका है, इकोनॉमी को लेकर के तो इनके पास कोई विजन है नहीं, बस महंगाई बढ़ाते जाओ, सरकार की आय कम नहीं होना चाहिए और वो आय जनता तक ना पहुंचे, ये पूरा प्रयास इस सरकार का है और इसको लेकर के हमारी पार्टी प्रदर्शन करती रही है। हम लोग करते रहेंगे, जनता की अलग जगाते रहेंगे कि ये जो झूठे लोग हैं इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकें, तभी जाकर के जनता को कुछ महंगाई से राहत मिल पाएगी। बिल्कुल। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले भावना जी, सुमित जी, भावना जी जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार, हम उनसे भी उनका रिव्यू ले लेते हैं। परमानेंट पेंशन किसने दिया? भाजपा की सरकार ने। एमएसपी किसानों को किसने दिया? भाजपा की सरकार ने। इन्हें बड़ी चिंता है कि फल के दाम बढ़ गए, ये किसान के पास ज्यादा पैसा कैसे पहुंच रहा है? एमएसपी मिलने से खाद्यान्न पर किसान के पास ज्यादा पैसा कैसे पहुंच रहा है, इनको चिंता हो रही है, क्योंकि किसान को पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये वही लोग हैं जो रशिता जी फिर मुझे भी समय दीजिएगा, मुझे भी जवाब देना है। पेड़ पर नहीं उठते हैं, इनको किसान के आज देखिए नहीं कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उठते हैं, हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, हम टैक्स लेते हैं। सुमित जी आपको समय दिया जाएगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भावना जी जुड़ी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या मत है, उनका क्या कहना है। जी भावना जी। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं, बेहताशा बढ़ी हुई है। और हम जब देखते हैं, अगर हम इंदौर की बात करें या पूरे देश की बात करते हैं यहाँ पर, तो हर हिसाब से सबसे बड़ी चीज जो जैसे कि अभी कही है हमारे यहाँ पे बीजेपी की और जो प्रवक्ता बैठे हुए उन्होंने बात कही है कि कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे निर्भरता कम हो, सोलर की तरफ जाए। तो जब भी इस तरह की कोशिश की जाती है तो ये एक सिर्फ दलील है, क्योंकि कोशिश करने के लिए सबसे जरूरी होता है बुनियादी ढांचा तैयार है या नहीं है। पेट्रोलियम से हट के सीएनजी के ऊपर जब व्हीकल्स को आया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किया हुआ करते थे, ये मूल शिफ्ट की बात करते हैं, सोलर करने की बात करते हैं, तो कहीं हम यहाँ पे प्लांट लगाए गए। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आज भी 8 से 9 रुपए प्रति यूनिट सोलर खरीद कार्बोक्यों की उस अनुबंध हुए कंपनियों के साथ में जो 25 साल के लिए थे, 20 साल के लिए थे। तो आज जिसका प्रोडक्शन 1 से 2 रुपए प्रति यूनिट हो सकता है, उसी के लिए सरकार 8 रुपए दे रही है। तो यहाँ पर पूरी तरह से कहेंगे कि अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय है और इस तरह के परिवर्तन 1 या 2 दिन में नहीं होते, रातों रात में नहीं होते हैं। महंगाई बढ़ी है, इसमें बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, हम ये बात नहीं कह सकते, पूरी तरह से खारिज करना चाहिए कि यहाँ हम एक परिवर्तन ला रहे हैं उसके कारण से हुआ है। बात सिर्फ पेट्रोलियम से जुड़ी और भी चीजें हो जाती है। खुदरा मूल्य की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी बेहताशा वृद्धि हुई। आपने बहुत अच्छा विषय महंगाई का, क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष को भी जिस तरह से इस मुद्दे को उठना चाहिए था नहीं उठा पाया है। इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है, साधना के लिए धन्यवाद का पात्र है क्योंकि इस मुद्दे को उठाया है। तो विपक्ष भी अपने जो दलगत हर जगह अपोज हो रहा है या उनके आपस में उसका हुआ है यहाँ पर, तो मूल मुद्दे से हट जाते हैं यहाँ पे बातें। दूसरी बात महंगाई बढ़ी क्यों है, खुदरा में भी हर तरह से बढ़ी है, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ी हुई है। इसमें जरूरी है, सबसे ज्यादा जो गलती हुई है वो नीतिगत जो निर्णय लिए गए हैं उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। सुमित जी, परिवर्तन की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, बदलाव ठीक है, बदलाव जरूरी है और अच्छे के लिए होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से जनता को परेशान करके क्या सही है। आज हम पेट्रोल के दाम देखिए, पन्ना में 111 रुपए हो गया है, भोपाल की बात करें तो 109 रुपए हो रहा है, आज ही वृद्धि हुई है पेट्रोल के दाम में। कैसे, आप भी खुद सोचिए ना, जनता कैसे कमाएगी, कैसे खाएगी, रोजगार कुछ लोगों के पास लॉकडाउन में रोजगार छीन गए हैं, वो कैसे अपना घर चला रहे होंगे। ऋषिता जी, निश्चित रूप से ही कोविड की चुनौतियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं और हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम सबको इन सब चीज जटिलताओं का भान है। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि आज जो एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, ये सब एक निश्चित अनुपात में ही इस धरती के अंदर है और इसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी विदेशों से है।
और किन देशों से है, उन देशों के पास जब पैसा बढ़ता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, किस रूप में उपयोग होता है, ये सब बातें भी बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया में जो जैविक डीजल है, जैविक डीजल के उत्पादन पर, पेट्रोल पदार्थों पर अपनी उपयोगिता जो है कम करने की दिशा में बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि खाद्यान्न को लेकर के तो जब सरकार ने एमएसपी दिया है तो निश्चित रूप से किसानों को एक निश्चित अनुपात में जब गारंटी मिलेगी हर चीज की तो खाद्यान्न की चीजों के दाम होंगे, लेकिन सरकार उसी अनुपात में लोगों के जेब में पैसा पहुंचे इस दिशा में काम कर रही है। आपने देखा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाखों करोड़ों रुपए का खाद्यान्न वितरण हो रहा है। हमने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास में पहले 40,000 70,000 रुपए 65,000 रुपए मिला करते थे और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करते थे। आज 2.5 लाख रुपए के आवास जो है देश की जनता को डिलीवर किए जा रहे हैं। गैस की बात आपने की है तो कैसे आज निःशुल्क गैस लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है, डीबीटी के माध्यम से कैसे लोगों के खातों में पैसे का अंतरण किया जा रहा है। तो ये जनता के पास पैसा पहुंचे इसकी दिशा में भी सरकार काम कर रही है और अधिक किसानों के खाते में 6,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में देश के किसानों को डिलीवर किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अनुपात में देश के गांव में पैसा भेज रही है सरकार। और यह सब योजनाएं भी जब आप करेंगे योजनाएं जो कभी हुई कांग्रेस के जमाने के लिए पैसा नहीं है, सैनिकों के लिए पैसा नहीं है, पूर्व सैनिकों के लिए पैसा नहीं है, तो इस तरह से ठेंगा दिखाते तो जो देश के हर वर्ग को आज प्रदेश की सरकार ने हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया है। सरकार कोई घर से नहीं चलती है, टैक्सेशन से चलती है और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में भी काम कर रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। जिस दिन देश की सभी सरकारें इस पर सहमत होंगी, जीएसटी काउंसिल में जीएसटी में पेट्रोल डीजल आते ही क्या इसके दाम अचानक से कम होंगे, लेकिन तब तक हम एक बड़ा शिफ्ट अपने जो है काइनेटिक एनर्जी का, यानी जो वाहनों के ऊपर जो खर्च हो रहा है उस एनर्जी का बहुत सारा सोर्स हम शिफ्ट कर चुके हैं और बहुत सारा कर देंगे जो सोलर ऊर्जा पर हमें यह सबके लिए हितकारी होगा। मैं देश की जनता को ये आग्रह भी करना चाहता हूं और धीरे धीरे जनता कर भी रही। मैं बड़े बड़े टूरिस्ट जो सिटी है, पर्यटक स्थल है, उनको देख रहा हूं कि वहां पर अब पूरा ग्रीन जोन बन गए हैं। वहां पर केवल ई रिक्शा संचालित हो रहा है सिटी के अंदर। तो कितना पेट्रोल डीजल दिन भर में खर्च होता था, अब जो पूरा टोटली ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो गया है। यह बहुत बड़ा चेंज है। प्रकृति ऑक्सीजन को लेकर के हमने एक किल्लत देखी है, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की सांसें टूटती भी देखी है। उस दिशा से भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पर्यावरण, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के समन्वय किसी सरकार के हाथ में नहीं है। यह प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इन्हें खत्म हो पूरी तरह से और एक दिन अकाल हो जाए, उससे पहले इसके विकल्प हमको तलाशने पड़ेंगे। और जब विकल्प तलाशने की तरफ हम आगे शिफ्ट लेंगे तो हमें परिवर्तन से गुजरना ही पड़ेगा। मिथुन जी, नहीं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं बहुत ही सीमित मात्रा में हमारे कुओं में, हमारे जो कुएं एक्सप्लोर किए जाते हैं जिन कंट्रीज में जहां मिलते हैं। लेकिन ये जब आप विपक्ष में थे तब क्या फॉसिल फ्यूल्स परमानेंट थे? अब आपको ये याद क्यों नहीं आती थी? तब किस हिसाब से आप कह देते थे कि हम आएंगे और 35 रुपए में पेट्रोल को बेचेंगे? ये सब लफाजी है। ये जो बात आप कह रहे हैं, आपने कहा कि आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास तो खूब पैसा है ना। आपके मुख्यमंत्री पैसे के लिए रोने वाले मुख्यमंत्री तो है नहीं। तो आज ये प्रदेश में कैसे हो रहा है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल हो गया है, तो अब वो जनता से वसूला जाएगा? सब्सिडी दी है कि नहीं दी है? प्रशिता जी, देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना कि जनता के पास हम वो लोग पैसा पहुंचा रहे हैं, सरकारी जो कर्मचारी है उनको डीए नहीं मिल रहा, उनको एरियर नहीं मिल रहा, उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा, वो हड़ताल पर हैं। जो अतिथि शिक्षक हैं वो हड़ताल पर हैं, जो अतिथि विद्वान हैं वो हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर अभी हड़ताल से उठे, नर्सेज बैठ गई, नर्सेज उठी, एएनएम बैठ गई, एएनएम हटी, शिक्षाकर्मी बैठ गए। प्रदेश का हर वर्ग आज आंदोलित है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम तक को ये सरकार बंद कर रही है। प्रदेश की, देश की सरकारी प्रॉपर्टी को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। सिंधिया जी को जिस एविएशन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, उस मंत्रालय से
उस मंत्रालय में भी सारी एयर इंडिया बेची जा रही है, रेल बेची जा रही है, सड़कों को बेचा जा रहा है, देश के एक लाल किले को इन्होंने गिरवी रख दिया, पीएसयू को बेचा जा रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है। उसके बाद एहसान देखिए साहब कि हम जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। सब कुछ आप लोग बेच देंगे तो बचेगा क्या सरकार के पास राज करने के लिए? इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। आपको विचार करना चाहिए कि आप जो बात कहा करते थे कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार कर देती थी, हमारी सरकार जनता तक पैसा नहीं पहुंचाती थी, तो उस सरकार के कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की, कितने लोगों को आप जेल पहुंचा पाए हैं? और नहीं तो आपने जनता से माफी क्यों नहीं मांगी कि आपने झूठ बोला था? इस बात को आप तक जनता तक पहुंचाना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि जब रिकॉर्ड तोड़ पैसा आप लोग इन चीजों से कमा रहे हैं तो कोरोना काल में ऑक्सीजन आप लोग हॉस्पिटल्स तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? ये जो आयुष्मान भारत योजना थी, इसके तहत 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का पहुंचाई क्या? आयुष्मान भारत योजना हमने बनाई, क्यों बंद कर 5 लाख रुपए का गरीबों को इलाज हमने, विश्व की सबसे बड़ी योजना हम चला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग पैसा नहीं दे सकते। सरकार पैसा ना दे, प्राइवेट पैसा ना दे, सरकार की संपत्ति प्राइवेट को बेच दीजिए और जनता से कहिए कि साहब सोलर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर आप लोग रिसर्च करिए, तब जाके आपको महंगाई से राहत मिलेगी। इस तरीके का मजाक ये जनता का अपमान है। भाजपा को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। आपके मंत्री की ऊर्जा मंत्री आपके प्रद्युम्न तोमर जी, विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है इस दौरान। मिथुन जी चलिए ठीक है, भावना जी आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से आपने दोनों की बात सुनी, मिथुन जी और सुमित जी की, भावना जी क्या कहेंगे आप? देखिए बात वही है, क्योंकि अभी जो बातें कही गई है कि इस तरह से निर्णय लिए जाएंगे या ये वाली कार्रवाई को आगे किया जाएगा, सबसे अहम बात होती है कि गृहिणी को सुबह उठकर ये खाना बनाना पड़ता है, रसोई में जाना पड़ता है। जब चाय की पत्ती के डब्बे को हाथ लगाती है तो उसको नजर आता है कि वो खाली हो गया है, वो मंगाना है आटा। तो ये इस तरह की योजनाओं के लिए आगामी सरकार के क्या प्लान है, उसके लिए घर का चूल्हा इंतजार नहीं कर सकता। पहली बात यहाँ पर है। बिल्कुल। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कितने ही राहत पैकेज की बात कर ले, कितनी ही तरह से हम ये दलीलें दे दें कि हम सोलर को लेकर आएंगे या इस तरह की सरकार की योजना है, या भारत को देश को देखते हुए प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन यथार्थ में हमको जीना होगा। और जैसे राहत पैकेज की अगर हम बात कर रहे हैं या किसी भी तरह की सुविधा दी जाती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाती है, तो ग्रास रूट लेवल पर जो अंतिम उपभोक्ता है उसको फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आज लोगों के पास में परचेसिंग पावर नहीं है। वो परचेसिंग पावर कहाँ से आएगा जब नौकरियां नहीं है, वेतन में कटौती हो रही है और पूरी तरह से इकोनॉमी एक से दूसरे से जुड़ी हुई है। तभी तो कहा जाता है कि ये साइकिल है। और हम उसके ग्रास रूट पर या कि कहें कि जो रूट कॉज है, जो जड़ है, उस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से आप लाक्षणिक या सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो किए जा रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। खाद्य तेलों की हम बात करते हैं तो आज भी 70% तेल हमको बाहर से बुलवाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। अगर हम आयात कर रहे हैं, रुपए का अवमूल्यन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपको महंगा पड़ेगा और अंतिम उपभोक्ता तक जाते जाते उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जरूरत है कि आज तात्कालिक रूप से क्या उपाय किए जाए जिस तरह से आम जनता को राहत मिले। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जिस पर कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुमित जी, ये जो बदलाव की बातें आप कर रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वर्तमान स्थिति पर हम नजर डालें या तस्वीरें देखें बाहर की तो वो बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरह से भावना जी ने भी कहा कि जब एक गृहिणी घर पे उठती है और जब, सुमित जी बात सुन लीजिए, सुन रही हूँ मैं, आपकी बात सुन रही हूँ, आपको समय में दिया जा रहा है। मैं जो बजट घरों का बिगड़ा है उस पर भी चिंता करने की जरूरत है सरकार को। कृष्णा जी, सरकार को पूरी चिंता है। सरकार आम आदमी के घर में कैसे पैसा पहुंचे इसके लिए व्यापक चिंता करती है, काम करती है, योजनाएं बनाती है। और आम वो योजनाएं निश्चित ही सरकार की योजना, तमाम योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है। मध्यम वर्ग की बात करें, हम मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें तो वो उनके लिए कुछ नहीं है ना, कुछ नजर नहीं आ रहा है। की योजना देखिए, मध्यम वर्ग के लिए भी स्वरोजगार की सारी योजनाएं हमारी सरकार ने, स्टार्टअप, स्टैंड अप, जो है मुद्रा, ये सब योजनाएं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आई। और मध्यम वर्गीय के लिए सरकार ने बहुत सारी चीजों को रेगुलाइज किया है, ठीक किया है। और सरकार ने करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर देश की जनता ने समर्पित किया है। एक जवाबदेही पूर्ण सुशासन चाहिए, सुविधा चाहिए, एक अच्छी सड़क चाहिए,
घर घर पानी चाहिए, तो यह मध्यम वर्ग के लिए ही इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज कहाँ पूरे देश वो की जनता प्रोजेक्ट को चल ही रहे हैं ना, आज घर वो घर पानी जमीनी पहुंचाने स्तर की दिशा में पर सरकार नहीं पहुंच पा रहे राष्ट्रीय लोगों जल योजना तक। चला रही है, तो यह मध्यम वर्ग के लिए ही है। हाँ, क्योंकि तो मध्यम वर्ग का ही आदमी नलों पर जाकर के पानी भरता था, उसकी चिंता भी सरकार कर रही है। मध्यम वर्ग का भी एक अच्छे उत्कृष्ट जीवन पर अधिकार है और वह सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। इसके लिए पूरा प्रयास है और सरकार ये डिलीवर करेगी, टाइम बाउंड करेगी। जैसे हमने कहा था कि हर एक घर में बिजली पहुंचेगी। हमारे मित्र कह रहे थे, मिथुन भाई, बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं सुमित जी। देश में जब मनमोहन सिंह बैंक बेचते थे तो बिजली बिल के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। जब मनमोहन सिंह रुपए का डिवल्यूएशन करते थे तो उसे उदारीकरण कहा जाता था। जब मनमोहन सिंह जी जो है विदेशी निवेशकों के लिए खोलते थे, प्रतिबंध हटाते थे, तो उसे उदारीकरण कहा जाता था। आज अगर सरकार कर दे तो सब बिक जाता है। भैया, देश की जनता को पता है, ना हवाई जहाज बिका है, ना ट्रेन बिकी है। अगर कोई पब्लिकली एक ट्रेन, हजारों ट्रेनों में से एक ट्रेन कोई प्राइवेट चलाने लगे और प्राइवेट ट्रेन एक अलग सुविधाओं की दृष्टि से चलने लगे, तो वह ट्रेन बिकना नहीं होता है। देश की जनता आज भी सरकारी टिकट खरीद करके ट्रेन में यात्रा कर रही है, लेकिन जिनका झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही जिनका व्यापार है, वो तो झूठ फैलाएंगे। ऐसे लोगों के ना नेता पर देश की जनता भरोसा करती है, जनता समझदार है, जनता को समझ में आता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, या कौन सी सरकार काम कर रही है। निश्चित ही हमारे पास समय की कमी है। जल्द से मिथुन जी। हाँ, कि $1.70 के बराबर जो लोग कह के सरकार में आए थे, अब कह रहे हैं विकल्प ढूंढ लो, खाने का तेल का विकल्प ढूंढ लो, पेट्रोल का विकल्प ढूंढ लो, डीजल का विकल्प ढूंढ लो, एलपीजी का विकल्प ढूंढ लो। ये इनकी सच्चाई है जो सामने आई है। कैबिनेट रीशफल में भी उस महिला को बरकरार रखा गया है जिसने कहा था मैं प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझसे प्याज के लेकर के आप लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते। जब ऐसे लोग सरकार में बैठे हों तो सच और झूठ जनता के सामने आ जाता है। आने वाले चुनाव में जनता इनको माकूल जवाब देगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी, मिथुन जी और सुमित जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने का। तो पब्लिक एजेंडा में आज हमने महंगाई को लेकर बात की, क्योंकि जनता परेशान है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि अब जीवन यापन कैसे किया जाए, क्योंकि महंगाई हर स्तर पर बढ़ती जा रही है। सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता परेशान है, बहुत से लोगों के रोजगार चले गए हैं। एक तरह से दूसरी मार कह रहे हैं, क्योंकि पहली मार कोरोना की पड़ी, लॉकडाउन में सब घर पे बैठ गए। दूसरी मार अनलॉक होते ही महंगाई आसमान छूने लगी है, तो बहुत ज्यादा जनता परेशान है। लेकिन सत्ताधारी दल और विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप ही करता है एक दूसरे पर। उनकी सरकार में ये हुआ तो उनकी सरकार में ये हुआ, लेकिन एक सुनिश्चित रणनीति बनाने की बात की जाए या कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब हम तक नहीं पहुंच पाता। तो फिलहाल के लिए पब्लिक एजेंडा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।